मेंस की रैंक 1 देखना कि टॉप किया है या फिर एडवांस की रैंक 24 देखना कि टॉप 25 में। तैयारी के दौरान कभी कोई बैकलॉग क्रिएट हुआ हो? 2-3 चैप्टर आगे चल रहे थे, तो तब मेरा एकदम से बैकलॉग बन गया था। अप्स एंड डाउन्स तो रहते ही हैं कि कभी नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, कभी कम आ रहे हैं। क्वेश्चन मैंने अगर ढंग से नहीं पढ़ा, ऑप्शंस में थोड़ा ऊपर-नीचे हो गया, पेपर के बाद मैं क्या करूँगा, मेरे क्या प्लान्स हैं। तो हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं, अगर उनके लिए कुछ आप टिप्स देना चाहो? वो कहते हैं ना, दक्ष बनोगे तो लक्ष्य पाओगे, बिकॉज दक्ष डजंट जस्ट चेज गोल्स, ही डिफाइंस देम। Hello, friends, and welcome to this talk show where we have someone with us who's turned hard work into habit and pressure into performance. All India Rank 1 in JEE Mains 2025, All India Rank 24 in JEE Advanced 2025. Daksh, welcome to the podcast. हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। दक्ष, सबसे पहले तो ये बताओ कि जब आपने रिजल्ट देखा अपना मेंस का, जब AIR रैंक 1 आई थी, कैसी फीलिंग? आई मीन काफ़ी सरियल सी फीलिंग थी कि मैंने ऐसा पहले कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। मैं तो काफ़ी खुश था, पेरेंट्स भी काफ़ी खुश था। आई वाज़ एक्सट्रीमली सैटिस्फाइड विद माय रिजल्ट। एडवांस में भी मैं काफ़ी खुशी हुई थी क्योंकि एडवांस की भी एक अलग सी फीलिंग होती है एडवांस में भी जब आपको अपनी रैंक दिखती है। क्या कहोगे, किस में ज्यादा खुशी मिली थी, मेंस की रैंक 1 देखना कि टॉप किया है या फिर एडवांस की रैंक 24 देखना कि टॉप 25 में? आई वुड से मेंस में ही मेरे को ऐसा ज़्यादा लगा था क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ था कि कोई बड़े से एग्ज़ाम में मेरी इतनी अच्छी रैंक आई है। तैयारी कब शुरू करी आपने? मैंने अपने जेईई की तैयारी 11th में ही स्टार्ट की थी वीएमसी से। कैसे मोटिवेशन मिला ये तैयारी करने का? घर में कोई आईआईटी में पहले से है इसलिए स्टार्ट करी, किसी फ्रेंड्स ने मोटिवेट किया, कैसे पता चला? 10th में जैसे मेरे को मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मेरे को था कि मेरे को पीसीएम ही लेनी है। तो उसमें जब मैंने थोड़ा देखा तो मेरे को मतलब जेईई वगैरह के बारे में पता चला कि तो मेरे को लगा कि हाँ, मेरे को इंजीनियरिंग की लाइन में ही जाना है। पीएमसी के बारे में कैसे पता चला? मेरे एक्चुअली मतलब नॉन टू में थे तो उनके बेटे ने भी वीएमसी से ही किया था और उनकी भी सही रैंक आई थी, तो उन्होंने रिकमेंड किया था हमें। तो उसके बाद मेरे को जैसे मैंने थोड़ा रिसर्च करा, तो मेरे को लगा हाँ, वीएमसी अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो जैसे बोर्ड्स के बाद एग्ज़ाम था जैसे एडमिशन टेस्ट का एनएटी का, तो मैंने वो दिया था, उससे मेरा एडमिशन हुआ। एंड आपने जब यहाँ पे क्लासेस करना स्टार्ट किया तो आपका डेली रूटीन क्या रहता था? मतलब आपने रैंक 1 लाया है, आई एम श्योर बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट्स होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि एक रैंक 1 होल्डर का कैसा रूटीन रहता है, मतलब वो भी आपसे कुछ सीख पाए। जैसे जिस दिन जैसे छुट्टी होती थी, तो उस दिन मेरा एम रहता था कि मैं 10 घंटे का टाइम तो दूँ स्टडीज़ को कि 10 घंटे का टाइम मतलब मैं ट्राई करता था, रोज़ मेरा टारगेट रहता था। और जिस दिन जैसे क्लासेस होती थी, तो अराउंड 5 घंटे का मैं कोशिश करता था कि उससे सेल्फ स्टडी हो जाए। और जैसे सब्जेक्ट्स वाइज़ भी मैं थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करता था। तो पर डे हम कहें कि आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, पर डे 2 सब्जेक्ट पढ़े या हर दिन तीनों ही पढ़े? मतलब मैं तीनों को टाइम देता था हर दिन। जित मतलब ओवरऑल मैं ट्राई करता था कि तीनों को इक्वल टाइम ही मिले। पर जैसे डे टू डे थोड़ा मतलब होता था, चेंज रहता था कि अगर किसी दिन केमिस्ट्री का मन नहीं कर रहा तो मैंने फिज़िक्स ज़्यादा पढ़ ली या किसी दिन मैथ्स ज़्यादा पढ़ ली। तो ऐसे मतलब लेकिन ओवरऑल मैं तीनों को इक्वल टाइम देने का ही ट्राई करता था। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक वीक में अगर हम इस टाइम फ्रेम को लें, तो उस वीक में 1/3 टाइम पर सब्जेक्ट डेडिकेटेड है? हुँ। कोई फेवरेट सब्जेक्ट, जैसे आपने कहा कि एक सब्जेक्ट का मन नहीं है, दूसरा पढ़ लिया, तो तीनों में से कोई चॉइस थी कि ये ज़्यादा पढ़ने का मन करता है? मेरा ज़्यादा पढ़ने का मन तो यूजुअली मैथ्स का ही करता था, लेकिन मेरे को मतलब केमिस्ट्री मेरे को इतना नहीं पसंद था, मैथ्स ज़्यादा पसंद था, तो मैं मैथ्स में मेरा रहता था ज़्यादा टाइम देने का मन करता था, बट मैं तीनों को ही बैलेंस करने का ट्राई करता था। तो कभी ऐसा हुआ क्या कि तैयारी के दौरान कभी कोई बैकलॉग क्रिएट हुआ हो कि थोड़ा पिछड़ गए हैं क्लास से, या थोड़ा ऐसी एक्सरसाइज है जो होमवर्क में मिल गई है, अभी नहीं हुई है? 11th के जैसे एंड में मेरे बैच चेंज हुआ था, तो उसमें 2-3 चैप्टर आगे चल रहे थे, तो तब मेरा एकदम से बैकलॉग बन गया था, तो मैंने उसे अराउंड 2-3 हफ्ते में फिनिश किया था, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा के। उसके अलावा तो मेरा ऐसे बैकलॉग नहीं था। क्या स्ट्रैटेजी रही? कैसे प्लान किया उस 3 हफ्ते 4 हफ्ते की ड्यूरेशन को, और जो प्लान किया एग्ज़ैक्टली वही एग्ज़ीक्यूट कर पाए, या थोड़ा बहुत तो डेविएशन हो जाता है जैसा हो गया? जैसे मेरा क्या था कि जैसे अभी जो चैप्टर चल रहे हैं, तो मैंने आधा टाइम उन्हें फ़ोकस किया। जैसे 11th के एंड में जो 1-2 चैप्टर्स हैं, वो थोड़े ईज़ियर साइड पे भी है। जैसे जीओसी के बाद हाइड्रोकार्बन है, तो वो जीओसी के बाद मतलब थोड़ा हाइड्रोकार्बन ईज़ियर साइड पे हो जाता है। तो मैंने उनको थोड़ा कम टाइम दिया कि उन्हें भी टाइम दे रहा हूँ, और जो मेरे चैप्टर्स बचे हुए हैं, उन पे मैंने ज़्यादा टाइम दिया। जैसे
मेरे मैथ्स में 1-2 मुश्किल चैप्टर्स थे, फिज़िक्स में 1-2 चैप्टर थे, तो उनको मैंने ज़्यादा टाइम दिया। जैसे उसमें मेरा थोड़ा डिले हो गया था कि क्योंकि 11th के मतलब फाइनल एग्ज़ाम्स का था कि उसने उनसे स्टार्ट होने से पहले मैं अपना बैकलॉग कवर कर लूँ, तो वो नहीं हो पाया था। लेकिन फिर मैंने 1-2 हफ्ते एक्स्ट्रा हो गए थे, लेकिन कर लिया था फिर मैंने। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि तैयारी के दौरान थोड़ा बहुत तो प्लान ऊपर-नीचे हो जाता है। हाँ, वो तो हो ही जाता है, सबके साथ ही होता है वो। तो क्या इससे कभी क्योंकि प्लान ऑब्वियसली 100% एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाता है, कभी डिमोटिवेशन फ़ील हुआ इससे? उतना नहीं, मतलब मेरे को पता है कि जैसे अगर नहीं हुआ तो कोई नहीं, वो मतलब अभी भी टाइम है, तो आपको अपना अभी भी बेस्ट दोगे, हो जाएगा। जर्नी में अप्स एंड डाउन्स रहे? हाँ, अप्स एंड डाउन्स तो रहते ही हैं कि कभी नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, कभी कम आ रहे हैं, कभी-कभी मोटिवेशन भी ऊपर-नीचे होती रहती है, तो वो तो होता ही है। तो क्या तरीका था अपने डाउन्स को टैकल करने का? क्योंकि अब तो हर कोई लाइफ़ में चाहता ही है, डाउन्स टैकल करना ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। डाउन्स में एक मतलब काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है कि आपके जो पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, फैमिली का सपोर्ट होता है, वो एक काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। वो आपको इमोशनल सपोर्ट देते हैं, आप उनसे जब भी चाहो बात कर सकते हो। एक वो भी मतलब डिमोटिवेशन है, जो डाउन्स होते हैं उनमें हेल्प करता है। वीएमसी की फैकल्टी ने भी मतलब मेरी मतलब में बहुत हेल्प की है कि क्लासेस में वो भी थोड़ा चिल से रहते थे, मोटिवेट करते रहते थे। तो उससे एक मतलब एनवायरनमेंट सी बन जाती है कि आप उतना डिमोटिवेट ना हो कि अगर नंबर कम आ गए तो आप उसे देखो कि क्या गलत हुआ और उस पे वर्क करो। तो जैसा आपने अभी बोला नंबर मार्क्स की आपने बात की तो इसी पे आते हैं कि अगर आपने टेस्ट दिया तो उसका एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है इस तैयारी के दौरान। तो आप आगे आने वाले एस्पिरेंट्स को क्या सजेस्ट करोगे कि कैसे टेस्ट का एनालिसिस करना चाहिए? एनालिसिस जैसे एनालिसिस जैसे आपको पहले ये देखना होगा कि अगर आपके नंबर कम आए तो आपके मतलब जैसे सब्जेक्ट वाइज किस टाइप से कटे, कि अगर जैसे केमिस्ट्री में कटे तो क्या आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी इसलिए कटे, या फिर कैलकुलेशन एरर हो गया तो क्या हुआ, आपको अपनी मिस्टेक्स को पहले आइडेंटिफाई करना होगा और फिर उन पे काम करना होगा। जैसे सिली मिस्टेक्स अगर किसी की बहुत होती है तो आपको हमेशा जैसे देखना होगा कि किस टाइप की सिली मिस्टेक्स हुई। आप उन्हें लिख भी सकते हैं कॉपी में, अगर लिख लिया तो वो भी काम कर जाता है, उसे कभी रिवाइज कर लिया, या फिर पूरा एक नोटबुक टाइप बना लिया एनालिसिस की, मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस गलत करता हूँ, ये चैप्टर में मैंने मतलब ये चैप्टर का ये कंसेप्ट मेरा वीक है, उसको आपने मतलब फोकस कर लिया। तो उन सब से ही मेन एनालाइज़ वही करना होता है आपको। आपकी गलतियाँ किस टाइप की थी सिली मिस्टेक्स? सिली मिस्टेक जैसे मेरी मतलब बेकार-बेकार सी थी, अगर मतलब क्वेश्चन मैंने अगर ढंग से नहीं पढ़ा, कि कई बार हो जाता है कि वैल्यूज़ मैंने सही से नहीं देखी, या फिर ऑप्शंस में थोड़ा ऊपर-नीचे हो गया, तो वो वैसे टाइप की गलतियाँ थी मेरी यूजुअली। इतना मतलब विद टाइम ठीक हुई या कोई ऐसा इमीडिएट सॉल्यूशन है सिली मिस्टेक्स का, क्या कहोगे? नहीं, इमीडिएट सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है। जैसे विद टाइम ही आपकी सिली मिस्टेक्स कम होती है, मतलब आप पूरी तरह से उसे खत्म भी नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत तो मतलब हमेशा ही रहती है, सबकी रहती हैं। तो आप जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे, एनालाइज़ करोगे, धीरे-धीरे वो कम होती जाएँगी। तो एक तरीके से कह सकते हैं आपकी रैंक 1 आई है, आप इवेंचुअली उसको कम करते-करते 0 तक ले गए। ये कहना गलत नहीं होगा, है ना? मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ही मतलब पूरी तरह से ही ज़ीरो हो गई, गलतियाँ हो जाती हैं। कभी-कभी मतलब ऐसा है कि पेपर में 1 भी नहीं हुई, लेकिन अगर काफ़ी सारे क्वेश्चंस करो तो 1 तो हो ही सकती है ना, वो थोड़ा डे टू डे पे डिपेंड तो करता है। तो जब आपने पेपर एग्ज़ाम दिया, जैसे मॉक टेस्ट दिए, तो क्या हर बार सेम पैटर्न रखते थे, ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट्स या फिर उसको वेरी करा? और क्या एग्ज़ाम में कोई पहले से प्री डिसाइडेड ऑर्डर था जिसमें फ़ॉलो किया या ये ऑन द स्पॉट डिसीजन था? ऑन द स्पॉट डिसीजन तो नहीं था। जैसे मैंने काफ़ी सारे टेस्ट मॉक टेस्ट दिए, तो उनमें जो मेरे को बेस्ट लगा कि मेंस के लिए मेरे को बेस्ट पैटर्न जो लगा, एडवांस के लिए जो लगा, उनके हिसाब से मैंने अपना पैटर्न रखा था कि मेंस में मैं फिज़िक्स से स्टार्ट करता था, फिर केमिस्ट्री और फिर मैथ्स, और कि इंटीजर वाले बाद में, पहले एमसीक्यू कर लिए सारे और फिर इंटीजर अलग से बाद में करता था। क्योंकि इंटीजर में एक्यूरेसी रखना थोड़ा मुश्किल होता है कि काफ़ी सारे हो सकते हैं, ऊपर-नीचे आंसर होना काफ़ी आसान होता है उसमें, गलतियाँ करना आसान होता है। तो मैं उन्हें बाद में रखता था। एडवांस में भी मेरा ऐसा था कि पहले मैं फिज़िक्स से स्टार्ट करता था, लेकिन अगर फिज़िक्स थोड़ी मुश्किल लग रही है तो केमिस्ट्री पे स्विच हो गया, तो उसमें भी मैं मैथ्स एंड में ही करता था। ब मतलब पहले बाकी दोनों सब्जेक्ट कर लिए। जब एग्ज़ाम हॉल में घुस रहे थे, फाइनल एग्ज़ाम वाले दिन या फिर टेस्ट सीरीज़ वाले दिन, किसी में नर्वसनेस फ़ील हुई हो? अगर हुई तो कैसे टैकल किया? मतलब टेस्ट सीरीज़ में तो मेरे को मतलब उतना नहीं लगा कि प्रेशर जो होता है, स्ट्रेस वगैरह। लेकिन एक्चुअल एग्ज़ाम में स्पेशली लाइक जो सेशन 1 वाला मेंस था, क्योंकि पहली बार एग्ज़ाम आप दे रहे हो कोई इतना मतलब बड़ा-सा, कि आपने जिसमें इतना टाइम इन्वेस्ट किया हो, तो उसमें मेरे को काफ़ी एक थोड़ा-सा स्ट्रेस हुआ था। एडवांस में भी हुआ था क्योंकि एडवांस में क्योंकि वो एक तरह से फाइनल एग्ज़ाम है, उसके लिए आपने इतना टाइम दिया है, उसमें भी हुआ था काफ़ी, मेरे को एकदम से प्रेशर लगता है काफ़ी। कैसे टैकल किया उस प्रेशर को? टैकल जैसे उसमें यही होता है कि आपको अपना एक जैसे थोड़ा बहुत तो टाइम होता है, 30-40 मिनट,
पेपर स्टार्ट होने से पहले आप खाली बैठे हो, तो मैं यूजुअली अपने आप को काम डाउन करने का ही ट्राई करता था, या फिर कुछ अनरिलेटेड चीज़ें सोच लो कि जैसे मैंने पेपर के दिन सोचा था कि मेरे अब पेपर के बाद मैं क्या करूँगा, मेरे क्या प्लान्स हैं, कि तो मतलब थोड़ा आप अनरिलेटेड सोचोगे तो माइंड थोड़ा रिलैक्स सा हो जाता है। एक रात पहले नींद आई अच्छे से या स्लीपलेस नाइट थी वो? मैं मतलब ट्राई तो कर रहा था कि अपना स्लीप शेड्यूल मैंने लास्ट के 1-2 हफ्ते थोड़ा ठीक रखने की कोशिश की थी। लेकिन लास्ट के दिन मतलब एडवांस से मेरे को 1 दिन पहले कम ही नींद आई थी थोड़ी, मैं 5-6 घंटे ही सोया था। वैसे रूटीन में कितना सोते हो? रूटीन मेरे हिसाब से 8 घंटे की नींद तो होनी चाहिए, कि आप 6-7 घंटे ट्राई मत करना। 7 भी चलो कभी-कभी ठीक है, बट मैं 8 घंटे ट्राई करता था। आपके डेली रूटीन में आपने बताया कि 8 घंटे आप सो रहे हो, 10-11 घंटे आप पढ़ रहे हो। जो बाकी बचा टाइम है उसका क्या तरीका था टाइम स्पेंड करने का? जैसे मेरा यूजुअली था कि मैं 1 डेढ़ घंटा मतलब 1 घंटा से ज़्यादा तो नहीं, कि एंटरटेनमेंट वगैरह फ़ोन चला लिया, टीवी वगैरह देख लिया वो सब। थोड़ा जैसे कभी-कभी वॉक वगैरह कर ली, कि थोड़ा मतलब बॉडी पे भी ध्यान देना है। और बाकी तो वैसे खाने-पीने में ही टाइम उतना तो मतलब था नहीं, मेरा तो ऐसे ही निकल जाता था टाइम। तो कह सकते हैं आपका स्क्रीन टाइम विद इन 1 आवर। कभी-कभी थोड़ा 1 आवर से ज़्यादा हो जाता था, बट मैं ट्राई करता था। उस स्क्रीन टाइम को कैसे हम बोले कि आपने यूज़ किया? कि उस 1 घंटे में क्या किया? मैं यूजुअली मतलब ऐसे सीरीज़ वगैरह ही देखता था, कोई ज़्यादा तो नहीं, एनिमे देख लेता था। बट यू ऑलवेज़ काउंटेड द नंबर ऑफ मिनट्स यू आर वाचिंग? काउंटर नहीं, मतलब अप्रॉक्सिमेटली कि हाँ, 1 घंटे से ज़्यादा तो नहीं। अगर हम आगे इस बात में बात आए कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, तो क्या आपको इस चीज़ का कोई नुकसान कभी फेस हुआ कि सोशल मीडिया से आप डिस्ट्रैक्टेड हो या ये आपकी लाइफ में एक अननेसेसरी ईविल है? सोशल मीडिया पे मैंने मतलब उतना टाइम तो वेस्ट नहीं किया, जैसे एक होता है इंस्टाग्राम पे रील्स होती है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होता है, तो वो तो काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग होता है, उसमें टाइम वेस्ट करना बहुत आसान होता है। तो उसे तो मैंने मतलब बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बिल्कुल खत्म कर दिया था। और बाकी भी मैं मतलब ज़्यादा नहीं देखता था, कि मतलब बहुत कम ही 30-40 मिनट से कभी ज़्यादा नहीं हुआ सोशल मीडिया पे मेरा टाइम। क्या हॉबीज़ रही हैं अभी तक या अभी कोई नई हॉबी परस्यू कर रहे हैं? आजकल तो मैं मतलब स्पोर्ट्स वगैरह थोड़ा क्रिकेट मैंने कुछ मतलब खेल रहा था। मतलब लेकिन प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने म्यूज़िक वगैरह मैं सुनता था, उतना ज़्यादा मेरी हॉबीज़ ऐसे थी नहीं। म्यूज़िक सुन लिया कभी, या सीरीज़ वगैरह देख ली। तो वो म्यूज़िक का टाइम भी उस 1 घंटे में से ही है या उसके अलावा भी थोड़ा बहुत म्यूज़िक सुनते हो? यूजुअली उस 1 घंटे में कभी-कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता था। पीयर ग्रुप कैसा था? हाउ वाज़ द पीयर ग्रुप एंड डिड इट हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम और वाज़ इट अ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू? आप कहोगे कि पीयर ग्रुप या फ्रेंड्स के साथ जितना कम बात करें उतना अच्छा है? क्या सजेस्ट करोगे? पीयर ग्रुप तो ऐसा ही होना चाहिए कि जैसे उनका भी वो एम्बिशियस हो, पढ़ मतलब अच्छा खासा वो भी पढ़ाई में टाइम दे दे, लाइक माइंडेड से हों। कि जैसे अगर आपकी जो एनवायरनमेंट होगी वो भी काफ़ी उसमें फैक्टर होता है, कि आपका कितने मोटिवेशन रहेगी। तो अगर आपके दोस्त भी कोई मतलब ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं है, तो आपका भी उतना पढ़ने का मन नहीं करता है कई बार। तो मेरे था पीयर ग्रुप कि वो भी लाइक माइंडेड हैं, कि मतलब सही संगति टाइप है। तो उतना मतलब उससे हेल्प होती है। आपने बताया कि आपने वीएमसी आने से पहले थोड़ा रिसर्च किया वीएमसी के बारे में और आपको रिकमेंडेशंस भी बहुत सारे लोगों से मिली कि वीएमसी अच्छी जगह है। आपका खुद का एक्सपीरियंस 2 साल का वीएमसी का कैसा है? मेरा वीएमसी का एक्सपीरियंस तो काफ़ी बढ़िया रहा, कि जैसे रेगुलरली हम टेस्ट भी होते थे, उनमें काफ़ी रेलेवेंट टेस्ट होते थे, कि डिफ़िकल्टी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। कभी-कभी थोड़े मुश्किल हो जाते थे, लेकिन वो भी प्रिपेयर करने के लिए ही होते हैं, कोई मतलब इर्रेलेवेंट नहीं होते थे कोई भी, ऐसा नहीं था कि आसान मुश्किल दोनों टाइप के टेस्ट, की हर तरह के टेस्ट में आप कर सको सही, जिस टाइप के आ सकते हैं। और फैकल्टी भी काफ़ी हेल्पफुल थी हमारी, रेगुलरली जब भी क्लासेस होती थी मोटिवेटेड रखते थे, अच्छे से पढ़ाते थे। कोई भी डाउट्स वगैरह आप जब चाहो पूछ सकते हो। तो मेरा तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो ऐसा कहोगे कि जो रिकमेंडेशन आपको मिली वो आपको ठीक लगी और आगे भी वही रिकमेंडेशन आप आगे देना चाहोगे? हाँ, बिल्कुल, वो रिकमेंडेशन आई वुड से कि बिल्कुल सही सही था। वीएमसी मैंने मतलब चूज़ करके बिल्कुल सही किया। तो आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक हिम फॉर दैट। अच्छा, आपने जैसे मेंस में रैंक 1 आई है, एडवांस में 24 रैंक आई है, तो दोनों में एग्ज़ाम पैटर्न में या फिर डिफ़िकल्टी में या तैयारी में, क्या-क्या डिफरेंसेस आपको फ़ील हुए या जो एक एस्पिरेंट्स के मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि हम दोनों में से किसकी तैयारी करें? दोनों की तैयारी सेम है कि अलग है? आप क्या उनको इन्फॉर्मेशन बताना चाहोगे इस बारे जब चैप्टर मतलब चल रहा है, जैसे जो अभी 12th में होंगे या 11th में होंगे, उनको दोनों पे ही साथ में फ़ोकस करना चाहिए। एक पे मतलब आप सिर्फ़ मेंस पे या सिर्फ़ एडवांस पे फ़ोकस करते हो, तो बाद में उसका नुकसान होता ही है थोड़ा। तो जब आप कर रहे हो, दोनों पे फ़ोकस करना चाहिए, लेकिन दोनों में थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। जैसे मेंस में क्या है कि केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी पे ज़्यादा फ़ोकस होता है। आपको एनसीईआरटी थॉरोली कई बार रीड करनी होगी, 1-2 बार तो रीड करनी होगी, क्योंकि उसमें वो मेंस में अंदर से लाइन से सवाल पूछ लेते हैं।
कई बार कि अजीब-अजीब से सवाल आ जाते हैं। फिज़िक्स में जैसे होता है कि फ़ॉर्मूला बेस्ड सवाल कई बार मेंस में दिख जाते हैं। एडवांस में कंसेप्चुअल सवाल होते हैं। फिज़िक्स में कि मेंस में डायरेक्टली फ़ॉर्मूला ही आ गया कि उन्होंने वैल्यूज़ दे दी, आपको बस फ़ॉर्मूला में डालनी है और आंसर आ जाता है। और मैथ्स में थोड़ा होता है कि डिफरेंस कम होता है डिफ़िकल्टी वाइज़, बाकी दोनों में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस होता है। लेकिन उसमें भी आपको है कि पीवाईक्यूज़ पे फ़ोकस करते हैं तो उससे फिर आइडिया हो जाता है कि क्या-क्या कैसे करना है आपको, क्या डिफरेंसेस हैं। कभी ऐसा लगा कि मेंस और एडवांस की थ्योरी अलग-अलग है? थ्योरी में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केमिस्ट्री में काफ़ी चैप्टर्स एक्स्ट्रा हैं एडवांस के में, लेकिन थ्योरी में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, कंसेप्ट वगैरह सेम है, बस आपको आप क्या है कि क्वेश्चन वो अलग-अलग तरीकों से पूछ लेते हैं, मेन वही डिफरेंस है। आगे के लिए क्या सोचा है? किस कॉलेज में जाना है? कोई ब्रांच लेनी है? डिसीजन हो गया है? इट इज़ स्टिल पेंडिंग? मेरा एम तो अभी मतलब जो मैंने प्लान किया कि आईआईटी दिल्ली में ही मैं जाऊँगा सीएस ब्रांच में। अभी आगे आने वाले दिनों में शायद काउंसलिंग भी आपकी होनी है, तो आपने डिसाइड कर लिया है कि यही फाइनल रहेगा आपका। तो आने जो हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं, अगर उनके लिए कुछ आप टिप्स देना चाहो कि किन मेन बातों का वो अपनी तैयारी में ज़रूर ध्यान रखें? जैसे जो अभी लोग मतलब बच्चे जो 12th में होंगे, उनको आई थिंक मैं कहूँगा कि अभी जैसे अभी 11th हो चुकी है, तो 11th में भी अब रिवाइज़ करना टाइम दे दो कि अब ऐसे मत सोचो कि अब 12th कंप्लीट होगी तब मैं 11th की रिवीजन स्टार्ट करूँगा। आपको थोड़ा-सा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं, बट थोड़ा-सा टाइम निकाल के 11th रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दो। बैकलॉग्स अगर 11th के थे, उन पे भी अभी फ़ोकस थोड़ा करना स्टार्ट कर दो। बाद में टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है कि काफ़ी सारे मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं और फिर 12th का भी रिवाइज़ करना होता है, तो वो एक तो उस पे अभी स्टार्ट कर दो। और अगर कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसपे भी अभी टाइम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना कि अगर अभी तक नहीं भी किया है तो इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। थैंक यू दक्ष फॉर कमिंग हियर एंड स्पीकिंग टू अस एंड आने वाले एस्पिरेंट्स को जो आपने गाइडेंस दिया, आई एम श्योर उनके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। वीएमसी विशेस यू बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।